अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में से कल हमने करेंसी रिस्क मैनेजमेंट पे जो है डिस्कशन, उसको हमने रिवीजन को हमने कंप्लीट किया था। तो कोई इशू किसी बच्चे के जहन में करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स को लेके, FRA, मनी मार्केट, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस, इनको लेके कोई इशू, कोई सवाल, किसी इलस्ट्रेशन में कोई हेल्प सपोर्ट चाहिए? अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है और फिर उसके मैनेजमेंट के टूल्स। इंटरेस्ट रेट रिस्क वही जो हमने फाइनेंशियल रिस्क की एग्जांपल समझी थी कि किसी फैक्टर के बदलने से फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के हसूल में जो दिक्कत या वेरिएशन आ जाती है उसको हम रिस्क कह रहे हैं, मार्केट रिस्क कह रहे थे। और जब इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट्स के बदलने से हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें मेनली प्रॉफिटेबिलिटी है, लिक्विडिटी है, उस पर जो इम्पैक्ट आते हैं। हमने जो पढ़ा था कि कंपनी ने लोन लेना है फ्यूचर में तो भी वो इंटरेस्ट रेट रिस्क का सामना कर रही है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करनी है फ्यूचर में, डिपॉजिट रखवाना है फ्यूचर में, तो भी इंटरेस्ट रेट रिस्क का सामना है। कंपनी के पास एग्जिस्टिंग लोन या डिपॉजिट है फ्लोटिंग रेट पे, तो भी उसको इंटरेस्ट रेट रिस्क का सामने है, क्योंकि फ्लोटिंग रेट यही है ना, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बदलेगा तो आपके लोन डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट भी बदल जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट के बदलने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे असरात आएंगे। दिस इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स हमने पढ़े थे, FRA, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एंड इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के रेफरेंस से कुछ टर्म्स हमने समझी थी कि भाई ये FRA होता है, ये ओवर द काउंटर होता है और इसमें दो पीरियड्स मेंशन किए जाते हैं। ये दो पीरियड्स क्या क्या होते हैं जनाब? पहला पीरियड क्या है? मंथ्स फ्रॉम टुडे व्हेन योर लोन या डिपॉजिट विल स्टार्ट, और ये मंथ फ्रॉम टुडे है व्हेन योर लोन या डिपॉजिट विल मैच्योर। और इनका डिफरेंस ड्यूरेशन, 6 महीने के लोन या डिपॉजिट का एग्रीमेंट 3 to 6 है। इसको 3-6 लिखें, 3V6 लिखें, 3-9 लिखें, सॉरी, डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। हमने इसको इस रेफरेंस से देखा था। 3-9 भी लिखा जाता है, 3V9 भी लिखा जाता है, 3-9 भी लिखा जाता है। लेकिन असल चीज़ है कि ये मंथ फ्रॉम टुडे है, ये भी मंथ फ्रॉम टुडे है। आज से 3 महीने बाद इनिशिएशन है, आज से 9 महीने बाद मैच्योरिटी है, और इनका डिफरेंस जो है ड्यूरेशन है। फिर हमने बात की थी इसमें 2 रेट्स होते हैं, एक एप्लीकेबल होगा डिपॉजिट के लिए, एक एप्लीकेबल होगा लोन के लिए। नेचुरली जो लो रेट है वो डिपॉजिट के लिए अवेलेबल है, जो हाई रेट है वो लोन के लिए अवेलेबल है। और हमने ये भी बात की थी कि ये काइबोर बेस्ड होते हैं। हमारा काइबोर लॉक होता है इस एग्रीमेंट के थ्रू। FRA में जो रेट ऑफर हो रहे हैं वो काइबोर, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट होते हैं। FRA के रिलेटेड हमने टर्म्स पढ़ी थी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपने डिपॉजिट करना है तो सेल FRA से, और अगर आपने लोन लेना है तो बाय FRA से आपकी हेजिंग होती है। FRA में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था FRA सेटलमेंट का। हमने पढ़ा था कि अगर हम 1 से 4% पे एग्रीमेंट हमने कर लिया लोन लेने का, 4% पे एग्रीमेंट किया हमने लोन लेने का, FRA इज नॉन डिलीवरेबल एग्रीमेंट। FRA के अगेंस्ट आपको लोन मिलता नहीं है, FRA सेटलमेंट मिलती है, ये आपको पे करनी पड़ती है। 4% पे आपने लोन लेने का एग्रीमेंट किया, लोन लेने का टाइम आया, मार्केट में लोन आपको मिला 5% का बोर्ड पे, आप FRA बैंक से FRA सेटलमेंट वसूल करोगे 1% की, क्योंकि आपको लोन 5% पे लेना पड़ा। एज पर एग्रीमेंट आपको 4% पे लोन मिलना चाहिए था, तो FRA बैंक आपको 1% की कंपनसेशन देगा। एंड वाइस वर्सा, आपको मार्केट से लोन मिला से 3% पे, FRA के तहत आपको 4% पे लोन मिलना था। इस केस में आपको 1% FRA बैंक को पे करना पड़ेगा। तो 3% पे लोन लिया आपने, वो लेंडिंग बैंक को दोगे, और 1% आप FRA बैंक को दोगे, आपकी कॉस्ट 4 पे रहेगी। तो पहले केस में 5% पे कर रहे थे, 1% वसूल कर लिया, नेट कॉस्ट 4%। दूसरे केस में 3% पे कर रहे थे, 1% इसको पे कर दिया, टोटल कॉस्ट हुई 4% की 4% ही रही। तो FRA सेटलमेंट की जाती है। लेकिन FRA सेटलमेंट से रिलेटेड एक और बात भी हमने पढ़ी थी, किसको याद है? FRA सेटलमेंट से रिलेटेड एक और हमने बात भी पढ़ी थी। FRA सेटलमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि FRA सेटलमेंट लोन पीरियड के स्टार्ट में की जाती है, जबकि असल इंटरेस्ट लोन पीरियड के एंड पे जाना होता है। चूंकि FRA सेटलमेंट लोन पीरियड के स्टार्ट में हो जाती है, इसलिए वो प्रेजेंट वैल्यू रिड्यूस्ड अमाउंट होती है। ये सिर्फ स्टेटमेंट हमने सीखी थी, इसकी कैलकुलेशन हमने अभी यहाँ पे कवर नहीं की, वो हम BFD में जाके देख लेंगे। फिलहाल हमारे सिलेबस में जो किताब में चीजें में नजर आ रही हैं, जो क्वेश्चन बैंक में चीजें नजर आ रही हैं, उसके मुताबिक हम अपना डिफिकल्टी लेवल हम सेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बता दूं, शायद पहले भी मैंने जिक्र किया है, लेकिन कल परसों फिर किसी बच्चे ने मुझसे पूछा, फिर मेरा दिल चाह के आपको बता दूं। चूंकि ये टॉपिक्स BFD से ड्राइव्ड हैं, इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक BFD से ड्राइव्ड हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल BFD में बहुत एडवांस लेवल है, यहाँ पे बेसिक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वहाँ पे एडवांस है, यहाँ पे बेसिक है। बिजनेस वैल्यूएशन के कुछ असूल हमने यहाँ पढ़े हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन, शेयर वैल्यूएशन DVM के थ्रू थोड़ी सी ABC हमने पढ़ी है, लेकिन बहुत एडवांस टॉपिक हमारा BFD का है। इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बेसिक पढ़े, एडवांस BFD में। अब इसकी वजह से अक्सर टीचर्स, मुझे लगता है, बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिससे मैं BFD पढ़ाता हूँ, MFA पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे BFD के सवाल भी पता है, इसके भी पता है, टॉपिक्स की डेप्थ का भी थोड़ा रीजनेबल आइडिया है। अब उसमें ये फाइन लाइन रखना कि भाई ये पढ़ना है कैफ में
और ये कैप में हमने नहीं पढ़ना, जरा मुश्किल हो रही है। जैसे मुझे कुछ बच्चों ने पिछले दिन सवाल पूछे कि सर ये टॉपिक का सवाल एक टीचर ने शेयर किया करने को दिया है, तो क्या हम ये सवाल करना चाहिए, आपने टॉपिक क्लास में इस अंदाज में नहीं पढ़ाया हुआ? तो आई हैड टू से नो कि नहीं बेटा, ये हमारे स्कोप से बाहर है चीज़ें डिस्कस करना, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हमें ICAP ने गाइडलाइन दी हुई है कि भाई जो किताब में आ गया वो सिलेबस है, और जितनी मुश्किल सवाल क्वेश्चन बैंक में आ गए वो डिफिकल्टी लेवल है। तो हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, हम किताब भी सारी देख रहे हैं और हम ICAP के जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं वो भी सारे देख रहे हैं, हम उनके अंदर रहते हुए अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। अदरवाइज तो जितनी चीज़ें को आप लेकर जाते जाओगे वो तो लिमिट ही को नहीं खत्म होगी आपकी। जैसे मैंने आपको याद हो तो मैंने इंटरेस्टेड ऑप्शन पढ़ाते हुए बताया था कि इंटरेस्टेड ऑप्शन का यहाँ पे हमारे पास असल में ऑप्शन 2 तरह के टूल होते हैं। इधर उसने एक ही टूल डिस्कस किया और उसको मलबूबा बना दिया 2 का, लेकिन जैसे यहाँ लिखा मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग यही है हमारी कि ICAP एग्जामिनर पेपर सेटर किताब को सामने रख के पेपर बना रहे हैं, तो किताब में जिस अंदाज में नॉलेज दिया गया है हम उसी अंदाज में उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे उसने 2 ऑप्शंस को मिला के उसने नॉलेज जिस अंदाज में प्रेजेंट किया, मैंने कोशिश की आपसे उसी अंदाज में डिस्कस करूँ, उसमें शेयर करूँ। और इसमें आपको अवॉइड जो पॉइंट था, आपको अवॉइड करना है अननेसेसरी ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें क्लासरूम में डिस्कस नहीं हुई। एटलीस्ट अगर आपको डाउट है यू कैन आस्क मी कि आपको इस टॉपिक के सवाल करने हैं कि नहीं करने। क्योंकि जैसे मैंने कहा पिछले दिनों में 2 बच्चों ने मुझसे ऐसी चीज़ें पूछी, उन एरियाज के बारे में पूछी कि सर ये क्वेश्चन बैंक पड़ा हुआ है नेट पे, MFA के बारे में, इस पे ये सवाल आ रहा है, किसी ने कहा ये स्पेसिफिक इस टॉपिक पे मैं सवाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो जो कि BFD से रिलेटेड था, MFA का कोई लेन देन नहीं था। अच्छा जी, ये हमारी FRA सेटलमेंट की कहानी थी और इसमें हमने इंटरेस्ट कॉस्ट के बारे में जो रूल पढ़ा, जो डिफरेंट टर्म्स हमने देखी और जो मैकेनिज्म उसका देखा। कोई इशू FRA से रिलेटेड, FRA में अगर आपने लोन लेना है तो बाय FRA, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो सेल FRA। इसमें जो इंटरेस्ट रेट लेते हैं हम, तो वो लोन की ड्यूरेशन के साथ लेते हैं ना? बेटा रेट्स आर ऑलवेज एनुअल, ठीक है, रेट्स आर ऑलवेज एनुअल। आप किस रेफरेंस से बात करना चाह रहे हैं? मैंने आपको मिसाल दी कि आपने FRA किया है टू बोरो, जो कि होता है बाय FRA से, ठीक है, आपने बाय FRA किया है से 4% पे, और ये हमने कहा ये काइबोर होता है और ये पर एनम होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपने FRA लिया है से 3 to 9, आफ्टर 3 मंथ देखा जाएगा काइबोर क्या चल रहा है। लेट्स अज्यूम काइबोर आफ्टर 3 मंथ चल रहा है 5% पे, इसका मतलब लोन आपको 5% पे मिलना है, आपकी कॉस्ट 4% होनी चाहिए थी। आप FRA सेटलमेंट रिसीव करोगे, आप FRA सेटलमेंट रिसीव करोगे 1% की, आपकी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट 4% पे रहेगी जो आपका FRA था। ये कहानी है और ये सारी कहानी पर एनम है। अब आपको वैल्यू कन्वर्ट करनी है तो हमने इसको डिस्कस किया था, इसको आप अमाउंट पे अप्लाई करोगे, 6/12 करके अमाउंट निकालोगे। रेट्स आर ऑलवेज एनुअल। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल FRA से रिलेटेड? डिपॉजिट का केस है, लोन का केस है, दोनों का मैकेनिज्म इसी तरह ऑपरेट करेगा। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, किताब में डिस्कस तो नहीं है लेकिन बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। एक चीज तो आपको बता दी ना कि FRA में जो रेट होता है वो काइबोर का रेट होता है। क्या कंपनीज को लोन हमेशा काइबोर पे मिल पाता है? आंसर इज नो। कंपनी को लोन काइबोर प्लस पे मिलता है, काइबोर +1, काइबोर +2, डिपेंड करता है किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कैसी है, कितनी उसकी हेल्थ स्ट्रांग है, कितना बैंक उस पर ट्रस्ट करते हैं, कितनी अच्छी सिक्योरिटी वो ऑफर कर सकती है बैंकों को, उस पर डिपेंड करेगा प्लस कितना लगना है, बट इट इज ऑलवेज प्लस। एक लाइवलीहुड है इसमें जो बड़ी आसानी से चीज डाली जा सकती है कि भाई कंपनी कैन बोरो एट काइबोर +1%, हमें लिख दिया जाए कंपनी कैन बोरो एट काइबोर +1%, और फिर कहा जाए कंपनी 4% पे FRA करती है, मार्केट में लोन लेने के वक्त काइबोर 5% पे चला गया, बताइए कंपनी की लोन इंटरेस्ट कॉस्ट क्या बनेगी? तो हम कहेंगे FRA 4% पे है, ये तो काइबोर का होता है। इस FRA का मतलब कंपनी का मैकेनिज्म के हिसाब से FRA काइबोर 4% पे आ जाएगा +1, कंपनी को लोन नेट पड़ जाएगा, टोटल पड़ जाएगा 5%। ठीक है, तो ये एक स्टेप छोटा सा आपसे एडिशनल कहा जा सकता है जिसमें कोई बहुत ज्यादा एडवांस एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है। काइबोर प्लस का कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपको पता है FRA काइबोर पे होता है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर आपको कह दिया जाए इस एग्रीमेंट के थ्रू हमें कहा जाए कंपनी काइबोर +1 पे लोन लेती है, तो बताइए इस एग्रीमेंट के थ्रू कंपनी की कॉस्ट क्या बढ़ेगी? तो हम कंपनी की कॉस्ट बनाएंगे, ये काइबोर मिलेगा इस एग्रीमेंट के थ्रू +1 5%, कंपनी कॉस्ट 5% चली जाएगी। अगर कंपनी FRA ना करती तो कंपनी की कॉस्ट 5 + 1 6% होती। कंपनी ने चूंकि FRA कर लिया है तो काइबोर +1 5%, कंपनी की कॉस्ट 5% आ जाएगी। तो ये एक एडिशनल स्टेप एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि जो एडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, जो आपने चीजें पढ़ी हैं उन्हीं की एप्लीकेशन का एक अंदाज है। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, फिर हमने दूसरा जो टूल पढ़ा था दैट वाज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। अच्छा, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में ये बाय सेल उलट जाता है। जो हमने FRA में बाय सेल पढ़ा था ना, यहाँ पे उलट गया है। जैसे देखो यहाँ पे हमने कहा था कि अगर आपने लोन लेना है तो बाय FRA है, लेकिन फ्यूचर में अगर आपने लोन लेना है तो सेल फ्यूचर है। उधर था डिपॉजिट पे सेल FRA था, यहां पे डिपॉजिट पे बाय FRA है। ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है, कंट्रास्ट जहन में रखना है। अच्छा जी, FRA के बारे में, फ्यूचर के बारे में हमने जो मजीद पढ़ा था कि ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होती हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज स्टैंडर्ड होता है। एग्रीमेंट टू बोरो, एग्रीमेंट टू डिपॉजिट ही होगा, लेकिन इन द मल्टीपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। और चूंकि ये फ्यूचर्स हैं तो इसमें
टिक साइज और वैल्यू ऑफ टिक का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा था कि भाई फ्यूचर की प्राइस 100 माइनस आर से प्रेजेंट की जाती है। जैसे 3 to 9 एफआरए आपको मिल रहा था 4% पे, लेकिन 3 मंथ बाद का फ्यूचर आपको मिलेगा 100 माइनस 4 96 पे। प्राइस का मैकेनिज्म कोट करने का फर्क है। एफआरए में प्राइस 4% कोट हो रही है, तो वही प्राइस 3 महीने बाद की फ्यूचर में कोट होगी 96%। इसको भी हम परसेंट पढ़ सकते हैं, इसके साथ साइन नहीं नजर आता अक्सर आपको लिखा हुआ, बट इट इज 96%। और 96% का मतलब ये है कि इसमें जो रेट है वो 4% है, क्योंकि इसकी प्राइस फ्यूचर की हमेशा 100 माइनस आर से चलती होती है। अच्छा जी, हमने कहा जी 4% 96 है, 5.22% तो ये 100 माइनस ये आर करो तो ये 94.72 बन जाता है। और इसी तरह अगर हमें प्राइस दी जाए तो इससे हम रेट निकाल सकते हैं। ये हमने डिस्कशन की थी। एक और चीज़ हमने जो पढ़ी थी कि हमें फ्यूचर की प्राइस 2 डेसिमल तक दी जाती है, तो हम यहाँ से टिक साइज जो लेते हैं वो फिर ये है, दिस इज आवर टिक साइज 0.01%, क्योंकि प्राइस जितने डेसिमल तक जाती है, करेंसी की प्राइस 4 डेसिमल तक जाती है, करेंसी फ्यूचर की प्राइस, तो उसका टिक साइज 0.0001 होता है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस 2 डेसिमल तक जाती है, तो इसका टिक साइज 0.01% होता है। और इसकी वैल्यू ऑफ टिक भी हमने कैलकुलेट करनी सीखी थी। इसकी वैल्यू ऑफ टिक का तरीका था टिक साइज इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज। करेंसी में तो ऐसा ही था ना, लेकिन इसमें एक और वेरिएबल आता है, दैट इज मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैच्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैच्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगी। नॉर्मली इट इज 3 मंथ्स, लेकिन हमने क्वेश्चन देखे थे जिसमें उसने 6 मंथ्स भी दी हुई थी, आपको याद होना चाहिए। तो मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 मिलियन का है और हम उसका टिक साइज जानना चाहें, वैल्यू ऑफ टिक जानना चाहें, तो 3/12 के हिसाब से वैल्यू ऑफ टिक कितना बनता है? 25 रुपए वैल्यू ऑफ टिक। अच्छा जी, अब ये काम कैसे करेगा फ्यूचर का मैकेनिज्म? बिल्कुल वैसे ही है जैसे करेंसी मैकेनिज्म हमने पढ़ा था। हम हेज सेटअप करेंगे बाय या सेल की मदद से। अगर लोन का केस है तो सेल फ्यूचर, डिपॉजिट का केस है तो बाय फ्यूचर। पहली चीज बाय सेल टर्म डिसाइड होगी, दूसरी चीज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डेट डिसाइड होगी। वही करेंसी वाला असूल है। आप देखोगे आपने लोन लेना कब है, आपको हो सकता है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर दिए जाएंगे सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का। आप देखोगे आपने लोन कब लेना है। आपने अगर लोन लेना है 28 अक्टूबर को, तो आपको लोन लेने की तारीख के इमीडिएटली बाद का फ्यूचर चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं लोन लेने की तारीख का, लोन की मैच्योरिटी में नहीं जाना आपने। जिस दिन आपने लोन लेना है उससे इमीडिएट नेक्स्ट डेट की आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए फ्यूचर के, तो आपने 28 अक्टूबर का अगर लोन लेना है तो आप अक्टूबर डेट, अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लास्ट डेट अक्टूबर को उसकी एक्सपायरी होती है, आप एक अक्टूबर वाला कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। बाय करना है, सेल करना है, लोन डिपॉजिट के साथ में। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिटरमिन किया जाते हैं, अमाउंट टू बी हेज्ड डिवाइड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज। इसमें थोड़ी सी मजीद मॉडिफिकेशन होती है, वो बीएफडी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे स्कोप पे इतना ही है, अमाउंट टू बी हेज्ड ओवर कॉन्ट्रैक्ट साइज। और तीसरी चीज, हमने बाय सेल कर लिया, हमने डेट डिसाइड कर ली, हमने कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर लिया, कितने कॉन्ट्रैक्ट हमारा हेड सेटअप हो गया। फिर हम इंतजार करते हैं जिस दिन लोन लेना है उस दिन हम क्या करेंगे? 2 काम। एक, फ्यूचर हेज क्लोज करेंगे रिवर्स एग्रीमेंट से। सेल किया हुआ था तो बाय करके क्लोज करेंगे, बाय किया गया तो सेल करके क्लोज करेंगे, और हमें उस पर गेन या लॉस आएगा। और फ्यूचर हेज क्लोज करने के बाद हमारी जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है वो मार्केट में की जाएगी। जो मार्केट का प्रिवेलिंग रेट होगा उस पर लोन लेंगे, और उस पर जो एक्चुअल इंटरेस्ट हमारा बनेगा वो हमारा गेन या लॉस से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर मैं ब्रीफली क्विकली आपको एक एग्जांपल से ओवरव्यू दूं, आई बिलीव जो हमारी लर्निंग है उसी के मुताबिक एग्जांपल जब बनेगी, कोई आपको डिफरेंट लगे तो पूछेगा। फॉर एग्जांपल आज तारीख क्या जी? 1 अगस्त। आज 1 अगस्त है। आपने कंपनी नीड्स टू बोरो आफ्टर 2.5 months rupees 10 million for 3 months. Current काइबोर, बल्कि हम इसको करंट काइबोर नहीं कहते, 2.5 महीने बाद अगस्त, 7 सितंबर, स्टार्ट टू मिड अक्टूबर। अक्टूबर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आर अवेलेबल एट 95.50. कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 million. Calculate total interest cost of company if it uses interest rate future hedge and Kaibor moves to 5% by that time, moves to 5% in 2.5 months. Company can borrow at Kaibor. ये जी कहानी है हमारी। इसके मुताबिक अब हम हेज सेटअप करते हैं और रिक्वायरमेंट को एड्रेस करते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। फ्यूचर हेज सेटअप करना है तो सबसे पहले हमें फैसला करना है हमें बाय फ्यूचर करना है या सेल करना है। हमें सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करना है। हम आज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज सेटअप करेंगे।
आज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हैज सेटअप करेंगे। सेटअप करने के लिए हमें सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करना है। कौन सा फ्यूचर? हमें गिवन ही अक्टूबर का है, तो 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद सितंबर अक्टूबर मिड अक्टूबर, तो हम अक्टूबर फ्यूचर ही सेल करेंगे और उसकी प्राइस हमें गिवन है 95.50 और कॉन्ट्रैक्ट्स हम लेंगे 10 मिलियन ओवर 1 मिलियन। ये है जी 10 कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बाद हम इंतजार करेंगे मिड अक्टूबर का, जहां पे हमें 2 काम करने हैं। पहला काम क्लोज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हैज। पहला काम क्लोज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हैज। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हैज कैसे क्लोज होता है? इसके रिवर्स एग्रीमेंट से। हमने सेल किया हुआ था इंटरेस्ट रेट फ्यूचर 95.5 पे, हम बाय करेंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर क्लोज करने के लिए, और बाय करेंगे हम 5% पे आया हुआ ना, तो 100 - 5 फ्यूचर की प्राइस आ रही होगी 95। हमें मिलेगा यहाँ पे सेल 95.5, बाय सस्ता किया, हमें मिलेगा गेन। गेन को कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.50% है, मतलब 50 टिक्स है। यहां से हम वैल्यू ऑफ टिक अगर मेजर करें तो वैल्यू ऑफ टिक होगी 0.01% इंटू 1 मिलियन इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज 3 मंथ्स। हमें यहाँ पे फ्यूचर का मेच्योरिटी नहीं गिवन, हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज गिवन है। चले मैं यहाँ पे इसकी मेच्योरिटी भी 3 मंथ डाल देता हूँ। अगर नहीं भी गिवन तो हम अज्यूम करते हैं जितना हमारा लोन की मेच्योरिटी है उतनी इसकी मेच्योरिटी रहेगी। ठीक है, ये असम्पशन याद रखिएगा। अव्वल तो ये गिवन होगी और ये दोनों बराबर ही हुआ करेंगे हमारे क्वेश्चन में। लेकिन अगर नहीं गिवन तो हम अज्यूम करेंगे जो लोन की मेच्योरिटी है वो इसकी मेच्योरिटी रहेगी। तो इसका मुताबिक इसका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ टिक बन रही है वो 25 रुपए बन रही है। तो हमारे 50 टिक्स हैं, तो टोटल गेन हमारा कितना बनेगा? टोटल गेन विल बी 50 टिक्स इंटू 25 रुपए ऑन 10 कॉन्ट्रैक्ट्स, 12,500 रुपए। ये हमारा गेन आ गया। पहला काम आपने जो करना है, लोन लेने के वक्त अपना फ्यूचर पोजीशन क्लोज करके उस पर नफा नुकसान निकालना है। दूसरा काम करेंगे एक्चुअल बोरिंग करेंगे। एक्चुअल बोरिंग करोगे आप और उसकी मदद से एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे। इंटरेस्ट कॉस्ट आपको एक्चुअल बोरिंग मिलेगी 10 मिलियन की, 5% पे 3 महीना। कितना इंटरेस्ट कॉस्ट आई? 10 मिलियन 5% 3 महीने के लिए बेटा 5% है 250,000 और इसमें सब लेस कर देंगे गेन 125,000 गेन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हमने मेजर किया था 12,500, वो इसमें से लेस कर देंगे, हमारी कॉस्ट रिड्यूस होकर आ जाएगी कितनी जी? ये जी हमारी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का मैकेनिज्म, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है सेटअप किया जाएगा आज की तारीख में। फिर लोन लेने का जब वक्त आएगा 2 काम होंगे। एक, फ्यूचर पोजीशन क्लोज की जाएगी रिवर्स एग्रीमेंट से, ये हमारा रिवर्स एग्रीमेंट है, उस पर हम गेन आएगा या लॉस आएगा। अकॉर्डिंगली फिर हम दूसरा स्टेप जो होता है एक्चुअल बोरिंग की जाती है और उस पर हमारा मैकेनिज्म ये शो करता है हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट कहां जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जी इस मैकेनिज्म पे ये हमने डिस्कस पे 3-4 इलस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लास में की हुई थी। एक और मैंने इलस्ट्रेशन आपको वॉक थ्रू करवाने के लिए आपसे लोन के रेफरेंस से शेयर की। एनी क्वेश्चन, किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए पूछिए। अच्छा, एक यहां पे मैं चेंज डालूं, हमें दिया जाता है कंपनी कैन बोरो एट काइबोर प्लस 0.5%, ये भी कहा जा सकता है। सिर्फ इसके आने से हमारा फर्क कहां पे पड़ेगा? यहां पे। ये 5 की जगह 5.5% हो जाएगा, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे एफआरए भी काइबोर बेस्ड होते हैं, हमारे फ्यूचर भी काइबोर बेस्ड होते हैं। हमारे फ्यूचर में भी जो रेट हमें गारंटी हो रहा था वो काइबोर होता है, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल इंटरेस्ट की बारी आएगी तो काइबोर 5 पे है, 5 प्लस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 ही रहेगा, इधर कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये तो फ्यूचर की बात हो रही है ना। फ्यूचर तो काइबोर बेस्ड होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जब एक्चुअल इंटरेस्ट की बात आएगी, एक्चुअल इंटरेस्ट जो आपका मार्केट बैंक आपको ऑफर करता है उस पर बात की जाएगी, काइबोर प्लस 0.5 इस केस में। तो ये एक छोटी सी एक वेरिएशन हमने ऐड की, ये वेरिएशन एग्जामिनर आपसे टेस्ट कर ले तो इट इज वेरी इजी टू हैंडल। जी एनी क्वेश्चन? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स पे कोई सवाल? जी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स पे कोई सवाल? हमने लोन का केस डिस्कस किया, इसी अंदाज में डिपॉजिट का केस भी डिस्कस हो सकता है। वो बाय फ्यूचर से सेटअप होगा, सेल से क्लोज होगा, एक्चुअल डिपॉजिट इनकम आएगी और फ्यूचर का गेन लॉस उसमें एडजस्ट हो जाएगा।
अच्छा जी, फिर हमने जो आखिरी टूल डिस्कस किया था दैट वाज इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। जो इंटरेस्ट रेट रिस्क का आखिरी टूल था दैट वाज इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। इसमें मैंने आपको लिंक करवाया था कि ये ऑप्शंस लिंक होंगी फ्यूचर से। आपने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से लिंक करके इन ऑप्शंस को पढ़ना है, ठीक है जी। क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्कशन उसने ट्रेडेड ऑप्शंस की है। यहाँ पे वैसे तो ऑप्शन ओवर द काउंटर भी होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में उसने ट्रेडेड ऑप्शन का जिक्र किया है। ऑप्शंस और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आर ट्रेडेड। ऑप्शंस और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की टर्म भी बाय द वे उसने यहाँ पे यूज कर ली है किताब में। ऑप्शंस दो तरह की होती हैं, लेकिन हमारे स्कोप में ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स है। और जब ये ऑप्शन और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हैं तो इनमें कॉल और पुट का लिंक भी फ्यूचर बेस्ड बना हुआ है। जैसे लोन के केस में आप क्या करते हो, लोन के केस में सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है तो ऑप्शन में जाओगे तो पुट ऑप्शन। सेल की ऑप्शन कौन सी होती है, पुट ऑप्शन। डिपॉजिट के केस में आपका हेज बनता है बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से, तो बाय की ऑप्शन होती है कॉल ऑप्शन। तो यहां से आप ऑप्शन बना लेते हो कि भाई अगर आपने लोन लेना है, अगर आपने लोन लेना है, लोन लेने का मतलब आपको इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सेल करने हैं, इसका मतलब आपको पुट ऑप्शन बाय करनी है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको फ्यूचर बाय करने हैं, फ्यूचर बाय का मतलब आपको कॉल ऑप्शन लेनी है। तो यहां पे ये जो वैल्यूज जो होती हैं कॉल और पुट की जो टर्म है ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर बेस्ड है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर बेस्ड है, क्योंकि ऑप्शंस आर ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। और ऑप्शन का मैकेनिज्म सिंपल ही रहता है कि हम ऑप्शन ले लेते हैं, जी हम ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे हमने कहा जी हमने ऑप्शन ली इस केस में 4% पे, हमने ऑप्शन ली 4% पे, 4% पे लोन लेने की हमने ऑप्शन ले ली है और मार्केट में रेट 6% है, तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं। ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है, लोन मिलेगा 6% पे, लेकिन 2% की कंपनसेशन वसूल कर लेंगे हम, ताकि हमारी कॉस्ट 4 पे रहे। लेकिन अगर मार्केट में लोन 3% पे आ गया तो फिर हमें 4% का लोन नहीं लेना, हम ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हमें कोई लेन देन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ऑप्शन है प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये उसका मैकेनिज्म हमारे सामने नजर आ रहा है कि ऑप्शन का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। जी, एनी क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में ये काम कैसे होगा? मैं एक छोटी सी इलस्ट्रेशन आपके सामने बनाता हूं, मुझे वहां से कोई वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। आपको कैलकुलेट करना है, रिक्वायरमेंट मैं पहले बता रहा हूं, आपको कैलकुलेट करना है टोटल इंटरेस्ट इनकम इफ ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर hedge, if option on interest rate future hedge is used. Company plans to deposit 50 million for 3 months. And can deposit at Kaibor. Company obtains option at Kaibor is equal to 4%. At the time of deposit, Kaibor is case number 1 4.5%, case number 2 3.4%. दोनों केसेस में आपको इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करनी है, यह है रिक्वायरमेंट। दोनों केसेस में आपको सॉरी एक बात भूल गए हम, प्रीमियम कंपनी प्लान्स टू डिपॉजिट इतना फॉर इतना, कैन डिपॉजिट एट काइबोर, कैन ऑब्टेन ऑप्शन एट दिस। ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, ऑप्शन प्रीमियम इज 2% कितना आ गया 0.1%, ठीक है जी, ऑप्शन प्रीमियम आ गया। अब आप मुझे यहाँ से दोनों केसेस में टोटल इंटरेस्ट इनकम बना के दिखाइए क्या बनती है। दो केसेस बनेंगे आपके, टोटल इंटरेस्ट इनकम बनाइए क्या बनती है। आपको पता होगा बेटा, आपने ऑर्डर की होगी। मुझे
मुझे क्या पता बिरयानी आ रही है, केक आ रहे हैं, कोरमे आ रहे हैं, आपको पता होगा। प्लानिंग तो आप कर रहे हो भाई, हैं? जी जनाब, एनी यहाँ तक कहाँ तक पहुंची बात? मेरा यार नहीं देख रहे, यहाँ पे कहाँ तक पहुंची बात? तो जनाब टोटल इंटरेस्ट इनकम केस 1 में कितनी बनती है? 0.55 मिलियन। 0.55 मिलियन। दूसरे केस में 0.4875 मेक इट 49 ही होगा ना बेटा, ठीक है। तो ये जनाब आपकी इंटरेस्ट इनकम बनेगी इस केस में। हमने इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस में डिपॉजिट का केस बना के हमने डिस्कस किया उस अंदाज में, जिस अंदाज में हमें बताया गया था। आपको वैसे भी तो ओवरऑल तो बहुत मोहतात रहना ही है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दाएं बाएं के नजर आते हैं इधर सोशल मीडिया या दोस्तों के ग्रुप में, उनको अवॉइड कीजिएगा। कोई शक पड़े मुझसे पूछ लीजिएगा। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जैसे डिफरेंट यहाँ पे हम जो टॉपिक्स पढ़े हैं इनकी बेस और एक्सटेंट CFAP से बड़ी फर्क है। मतलब अगर मैं इनको प्रॉपर CFAP 4 के नॉलेज बेस पे असेस करूं तो हमने जो काफ़ी टॉपिक्स पढ़े हैं FRA मनी मार्केट के अलावा, वो कॉन्सेप्चुअली थोड़े टिंटेड हैं। उनको आसान करने के लिए थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि इस अंदाज में जो कॉन्सेप्चुअली इतने साउंड नहीं रहते, तो इनमें थोड़ी सी मैं कहता हूँ कॉन्सेप्चुअली थोड़ी सी खराबियां पैदा हो चुकी हैं। तो इसलिए अगर इनमें तो अगर आप BFD लेवल का कोई छोटा सा सवाल भी आपको दिया जाएगा ना, वो आपको बिल्कुल भी आपकी लर्निंग से और तरफ क्या लगेगा। तो हमने देखना ही नहीं उन सवालों को। कोशिश इसमें हमारी हत्तल इम्कान यही है कि जो हमने क्लास में इलस्ट्रेशन मैंने आपको बिल्ड करके दे दी, जो क्लास में सवाल आपसे डिस्कस कर लिए किताब के थ्रू, अपने आपको लिमिट रखना है उन्हीं तक, उससे बाहर आपने दाएं बाएं नहीं होना बिल्कुल किसी सूरत में। बाकी टॉपिक्स में फिर दाएं बाएं आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं, आपके स्कोप में है, जरूर कीजिए। इसमें आपने क्वेश्चंस देखने की भी कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आपको ऐसे नहीं होना कौन सा क्वेश्चन आपके स्कोप से हट गया है, किसका सॉल्यूशन BFD के पैरामीटर्स के मुताबिक कर दिया गया है, किसका सॉल्यूशन आपको CAP 6 के पैरामीटर्स पे किया गया, क्योंकि यहाँ पे फर्क है। यही सॉल्यूशन मैं BFD के पैरामीटर पे करूंगा तो किसी और अंदाज में प्रेजेंट करूंगा, उसकी कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन सब बदल जाती है। तो वहां पे आपने बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना। रिस्क मैनेजमेंट में तो रिस्क लेना ही नहीं है आपने किसी नए सवाल का जो आउट ऑफ बुक आपको नजर आए। किताब तक अपने आप रिस्ट्रिक्ट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है देखिए, बजटिंग है देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कोई और आपको दे रहा सवाल आपको समझ आ रही है जरूर कीजिए, अनसीन है जरूर कीजिए। जहाँ पे शक है मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन इसमें मुझसे भी पूछने की जहमत नहीं करनी है आपने। इसमें किताब से बाहर जाना ही नहीं है आपने, इसको किताब में रखिएगा रिस्क मैनेजमेंट के एरिया में। जी एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में हमने करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट को रिव्यू कर लिया, और इसके अलावा हमारे पास थोड़ी सी डिस्कशन कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट पे थी। FRA जैसे करेंसी का FRA था वैसे ही कमोडिटी का FRA था, जैसे करेंसी का फ्यूचर था वैसे ही कमोडिटी का फ्यूचर है। वही 3 स्टेप जो करेंसी फ्यूचर में थे, हेज सेटअप होना, हेज क्लोज होना और मार्केट में एडजस्ट ट्रांजैक्शन करके हेज गेन लॉस एडजस्ट करना, वही काम यहाँ पे होते हैं। कोई नई चीज नहीं है। इधर भी स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं, इधर भी डेट्स का कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपने लेना है। सो कोई नई चीज इसमें नजर नहीं आती। अगर आपने करेंसी को समझ लिया, इंटरेस्ट रेट को समझ लिया, तो ये कमोडिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो टूल्स हैं, बिल्कुल इन लाइन विद करेंसी हैं। जी एनी क्वेश्चन इस चैप्टर से? कोई और सवाल आपके जहन में? बाकी कुछ बातें क्रेडिट रिस्क की भी हुई थी और
लिक्विडिटी रिस्क पे भी बड़ी ब्रीफ सी बातें हुई थी। इनमें हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये कहाँ से आ गया, मुझे कब लिखा गया? अच्छा जी, हमने जी कोई सवाल किसी एरिया पे, कोई सवाल? क्रेडिट रिस्क में आपके साथी का सवाल है कि क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के टूल में कहा गया है गारंटी और क्रेडिट इंश्योरेंस, इन दो पे बात करें तो हमने क्रेडिट रिस्क है क्या, हमने किसी को उधार में बेचा और वो हमें पैसे ना दे पाए, ये क्रेडिट रिस्क है कि हमने चीजें उधार पे दी, क्रेडिट पे बेची एंड वी फेल टू रिकवर। गारंटीज होती हैं कि मैं आपको उधार देने लगा हूं, आप पे मुझे एतबार नहीं है, मैं कहूं भाई गारंटर लाओ, आपको यार 7 बंदा बैठा हुआ है, मैंने पैसे ना दिए तो इसे ले लेना। लेकिन खैर बिजनेस में ऐसी गारंटीज नहीं चलती, बिजनेस में तो मैं कहूंगा भाई मुझे तो इसमें भी एतबार नहीं है, तो इसकी गारंटीज काम तो बिजनेस में गारंटी दी जाती है, बिजनेस में गारंटी दी जाती है बैंकों की, बैंक गारंटी, जी आपने मुझे उधार लेना है, मुझे बैंक की गारंटी लेके दीजिए कि अगर आपने पैसे ना दिए तो आपका बैंक मुझे पे करेगा, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म पढ़ी ना, तो लेटर ऑफ क्रेडिट सॉर्ट ऑफ बैंक गारंटी है ना इस तरह का, तो वो परचेज ऑर्डर होता है कस्टमर की तरफ से, लेकिन पेमेंट गारंटी बैंक की तरफ से, यही तो लेटर ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन है। तो ये तो होगी गारंटी की कहानी। इंश्योरेंस क्या है कि हम किसी इंश्योरेंस कंपनी से रब्ता करें कि हम पार्टी ए को माल बेच रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर पार्टी ए हमें पैसे ना दे पाए तो आप हमें पैसा वो पे करें, बैड डेट्स आप हमें पे करें, इसको क्रेडिट इंश्योरेंस कहा जाता है। इंश्योरेंस कंपनी को मैं प्रीमियम पे करूंगा एज ए सप्लायर कि भी मेरा वो कस्टमर, उसको मैं माल उधार पे बेच रहा हूं, अगर वो पैसा नहीं दे पाए तो मैं चाहता हूं आप मेरा पैसा मुझे पैसे दो, मुझसे प्रीमियम ले लो, इंश्योरेंस दो, प्रीमियम ले लो, मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूं, लेकिन गारंटी मुझे कौन दे रहा है? कस्टमर का बैंक। तो गारंटी कस्टमर का बैंक दे रहा है, इंश्योरेंस सप्लायर खुद करवा रहा है, उसमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज से करवाई जाती है, स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो इस तरह के डेट्स को इंश्योर करती हैं। गारंटीज नॉर्मली बैंक से दिलवाई जाती हैं और ये कस्टमर के जिम्मे लगाई जाती है बात कि भाई आप मुझे गारंटी दिलवाओ तो फिर मैं आपको माल देता हूं। जी एनी अदर क्वेश्चन, कोई और पॉइंट आपके जहन में हो जो हमारी डिस्कशन में आया है इससे रिलेटेड? बेटा बैंक प्रीमियम क्यों चार्ज करेगा? बैंक प्रीमियम नहीं लेता, बैंक गारंटी की फीस लेता है, वो कस्टमर से लेगा। जो हमारा कस्टमर है वो अपने बैंक से राब्ता करके हमें गारंटी दिलवा रहा है ना, जैसे हम एलसी इशू करवा रहे हैं तो एलसी की फीस बैंक कस्टमर से लेगा, ठीक है। लेकिन क्रेडिट इंश्योरेंस में प्रीमियम होगा वो सप्लायर पे करता है क्योंकि इंश्योरेंस सप्लायर करवा रहा है। जी एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, इसके साथ ही हमारा सिलेबस फिर खत्म होता है। बाकी इंशाअल्लाह राब्ता आपसे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू रहेगा। कोशिश की है कि आपको बेहतर से बेहतर अंदाज में चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया जाए, लेकिन इंशाअल्लाह आई विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। आपका मैं अभी उसको ओपन करवा दूंगा, फिलहाल तो 1 वे है, उसको हम 2 वे करवा देंगे। उसमें आप अपने जो क्वेरीज हैं पूछना चाहें पूछ सकेंगे। क्वेरी पूछने का अंदाज देख लीजिए, ऑनलाइन बच्चे तो पूछते रहते हैं, लेकिन आप लोग भी चूंकि ऑनलाइन में नहीं हमसे पूछे थे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में, क्वेरी आप जितनी अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करोगे उतना जल्दी जवाब आ जाएगा। अच्छे अंदाज में होने पर आपका किसी क्वेश्चन में इशू है तो आई रिकमेंड कि आप वो क्वेश्चन की पिक्चर और साथ अपनी वर्किंग की पिक्चर कि इस क्वेश्चन में मैंने ये वर्किंग की जो कि आंसर से मैच नहीं करी, साथ अपना वॉइस नोट अपना भेज दोगे तो मेरे लिए बड़ा आसानी रहेगा। ऑन द गो मैं मूव हूं, मैं दफ्तर में बैठा हूं, मैं वहीं पे क्वेश्चन पढ़ा, वहीं पे आपकी वर्किंग देखी, वॉइस नोट सुना, मैं जवाब वहीं पे बना के आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ फलाने सवाल में फलानी वर्किंग में इशू है कर दिया ना, तो फिर मैं इंतजार करूंगा भाई जब मैं फिर बैठूंगा किताब के सामने, जब मैं फारिग होऊंगा किताब खोलूंगा तो उस वक्त सवाल पढ़ूंगा देखूंगा तो वो बात का उस चक्कर में चीज भूल जाती है। तो बेहतर तरीका रहेगा क्वेश्चन की पिक्चर, वर्किंग के आंसर की पिक्चर या वर्किंग की पिक्चर साथ अपनी वॉइस नोट से कि भाई इस वर्किंग मसला है तो आई ट्राई इंशाअल्लाह जल्द उसका रिस्पॉन्स आपके आ जाए। और कभी अगर रिस्पॉन्स ओवर ड्यू हो जाए, फॉर एग्जांपल अक्सर 3-4 क्वेरीज आ जाती है बच्चों की, मैंने मैसेज खोला 2 के जवाब दिए तो कोई काम आ गया, मसरूफ हो गया, 2 के जवाब रह गए, तो यू मस्ट गिव मी द रिमाइंडर। नॉर्मली होती है कि हम 12-14 घंटे में विद इन डे टाइम, अर्ली भी आ जाते हैं, मैक्सिमम कोशिश करते हैं 24 आवर में रिस्पॉन्स हमारा हो जाए। लेकिन अगर आपको लगे रिस्पॉन्स डिले हो गया, यू मस्ट गिव मी द रिमाइंडर, क्या आप रिमाइंडर डाल दीजिए, उस क्वेरी को दोबारा टैग कर दीजिए कि भाई ये क्वेरी पेंडिंग है, तो आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड दैट इंशाअल्लाह, ठीक है। बाकी अभी कुछ दिन नहीं, लेकिन आगे चल के मैं हो सकता है कि हम दोबारा एक डिस्कशन सेशन रख लें टुवर्ड्स 3rd वीक ऑफ अगस्त। आई ट्राई के आई मेक माई सेल्फ अवेलेबल, जिसमें हम जो आपकी रिवीजन आपने की होंगी, जो प्रैक्टिस की होंगी, उससे रिलेटेड क्वेरीज जो वैसे तो आपने पेंडिंग रखनी है क्वेरी, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, क्वेरी पूछिए, हल कीजिए। लेकिन अगर कोई आपको ऐसी चीजें लगेगी पेंडिंग तो आई ट्राई के हम अगस्त के 3rd वीक में मिले, उन तमाम चीजों को डिस्कस कर लें इंशाअल्लाह, ठीक है जी। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।